अमूमन जब हम किसी भी साधारण घटना के बारे में सोचते हैं ना, हाँ तो लगता है कि हर चीज का एक सीधा सा कारण है और उसका एक परिणाम होता है। हाँ, जैसे कोई भौतिक विज्ञान का नियम हो। बिल्कुल। हाँ मतलब अगर कांच का एक गिलास टेबल से जमीन पर गिरे तो वो टूट जाएगा, बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान की दुनिया में आते हैं ना, तो वो सीधापन अचानक गायब हो जाता है। एकदम सही कहा आपने, इंसानी दिमाग इतना सीधा काम नहीं करता है ना। हाँ। जरा इस अजीब सी लेकिन बहुत ही आम स्थिति के बारे में सोचिए। हम रास्ते पर चल रहे हैं, कोई दूसरा इंसान फोन में देखते हुए आता है और गलती से हमसे जोर से टकरा जाता है। और गलती पूरी तरह से उस सामने वाले व्यक्ति की होती है। हाँ। लेकिन हमारे मुंह से तुरंत बिना सोचे समझे सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? हम कहते हैं सॉरी। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है। बिल्कुल बेतुका है। भौतिक रूप से टक्कर उसने मारी है, लेकिन सामाजिक रूप से माफी हम मांग रहे हैं। और यही वो बिंदु है जो आज की हमारी इस गहन चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। आज हम इसी आदत की गहराई में जा रहे हैं कि लोग हर बात पर माफी क्यों मांगते हैं। यह एक बहुत ही जरूरी विषय है। और इस विषय को समझने के लिए आज हम दो बहुत ही बेहतरीन स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। पहला है द आर्किटेक्चर ऑफ द परपेचुअल अपॉलजी और दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ क्रॉनिक अपॉलोजाइजिंग। हाँ, और ये दोनों ही स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। सही कहा। आज हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर क्यों कुछ लोग हर छोटी छोटी बात पर यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के लिए भी माफी मांगते नजर आते हैं। इस विषय पर गहराई से बात करना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में हम अक्सर इस हमेशा सॉरी बोलने की आदत को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि वो इंसान बहुत विनम्र है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि जो इंसान बार बार माफी मांग रहा है उसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं या वो एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहते हैं, है ना? जी, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कोई शिष्टाचार नहीं है। ये असल में सोशल सेफ्टी या सामाजिक सुरक्षा को हर कीमत पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, जीवित रहने या बचने का एक तरीका। मतलब अगर मैं किसी को दरवाजा खोलने के लिए या अनजाने में रास्ता रोकने के लिए सॉरी बोल रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक विनम्र इंसान हूँ ना? इसमें सर्वाइवल या खतरे से बचने वाली बात कहाँ से आ गई? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर हमें स्थितिजन्य विनम्रता और क्रॉनिक अपॉलोजाइजिंग के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल। अगर आपने सच में किसी का रास्ता रोका है और आप माफी मांगते हैं तो वो शिष्टाचार है। लेकिन जब आप किसी को ईमेल लिखते हैं और पहली लाइन में ही लिखते हैं सॉरी टू बॉदर, जबकि आपने अभी तक कोई परेशानी खड़ी ही नहीं की है। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। या जब आप किसी से एक गिलास पानी मांगने के लिए भी माफी मांगते हैं तो वो शिष्टाचार नहीं है। हमारे स्रोतों के अनुसार ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग एक 24/7 सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये 24/7 सिक्योरिटी गार्ड असल में क्या कर रहा है? इसे किस बात का खौफ है? ये गार्ड असल में सामाजिक अस्वीकृति या सोशल रिजेक्शन के खतरे को स्कैन कर रहा है, और ये गार्ड कभी सोता नहीं है। मतलब ये हमेशा ऑन रहता है। हाँ, ये हमारी हर बातचीत, हर मुलाकात, हर फोन कॉल की पृष्ठभूमि में लगातार समीक्षा करता रहता है। ये सामने वाले के चेहरे के छोटे छोटे भावों और उनकी शारीरिक भाषा का विश्लेषण करता है। तो ये लगातार यही ढूंढता रहता है कि कहीं बातचीत में कुछ अजीब तो नहीं हो गया। कर दे। तो ये गार्ड हर वक्त एक काल्पनिक खतरे की तलाश में रहता है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं करते। सही कहा, हम पहले ही मान लेते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है। ये तो ऐसा है जैसे सोचिए हम एक लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही हम ये सोचकर टायर पर पंक्चर का पैच लगा रहे हैं कि कहीं रास्ते में हवा ना निकल जाए। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। ये स्थिति को बहुत ही सटीकता से दर्शाती है। मतलब सफर शुरू भी नहीं हुआ है, कोई कांटा नहीं चुभा है और हम पहले ही डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। और वो जो पंक्चर का पैच है ना, असल में मनोविज्ञान की भाषा में उसे एक प्रीएम्प्टिव फिक्स कहते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द परपेचुअल अपॉलजी में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो ये लगातार सॉरी बोलना एक रक्षात्मक रणनीति है। हाँ,
इंसान किसी भी संभावित सामाजिक गलती को दूसरे व्यक्ति द्वारा जज किए जाने या उस पर नाराज होने से पहले ही सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। यानी सामने वाला हम पर उंगली उठाए उससे पहले ही हम खुद पर उंगली उठाकर मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। हम खुद ही अपने आलोचक बन जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा करने के पीछे अचेतन रूप से नियंत्रण पाने की इच्छा होती है। नियंत्रण, वो कैसे? अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है और मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं, तो मैं आपके गुस्से को पनपने से पहले ही बेअसर कर देता हूं। मैं उस बातचीत की दिशा को नियंत्रित कर लेता हूं। अरे वाह, ये तो दिमाग बहुत तेजी से करता होगा। जी हाँ, ये पूरी प्रक्रिया दिमाग में मिलीसेकंड्स में होती है। इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, न कि केवल शिष्टाचार निभा रहा है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर दिमाग गलतियों को लेकर इतना ज्यादा सतर्क है तो इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। बिल्कुल, बिना कारण के दिमाग इतनी मेहनत नहीं करता। तो कोई इंसान बिना वजह खुद को हमेशा गलत क्यों मानना चाहेगा? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? रिसर्च बताती है कि इस सतर्कता के पीछे एक बहुत ही गहरा और अक्सर छिपा हुआ डर काम कर रहा होता है, जिसे हम बोझ बनने का डर कह सकते हैं। बोझ बनने का डर? हाँ, जिन लोगों में लगातार माफी मांगने की आदत होती है, उनके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से यह धारणा गहराई तक बैठी होती है कि उनका वजूद ही दूसरों के लिए एक परेशानी है। उफ, ये तो बहुत ही दुखद विचार है। मतलब उन्हें लगता है कि उनका होना या उनकी बुनियादी जरूरतें भी दूसरों के लिए एक असुविधा है। दुर्भाग्य से हाँ। क्या वे मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को एक छोटे से डिब्बे में सिकुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे दुनिया में कम से कम जगह घेरे? ये छोटे से डिब्बे में सिकुड़ने वाली बात सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व के वजन से जुड़ी है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी उपस्थिति बहुत भारी लगती है, तो वे उस वजन को कम करना चाहते हैं। मोशी या अपनी जरूरतें दबाना उस अपराधबोध से कम भारी लगता है जो उन्हें लगता है कि वे दूसरों को परेशान करके महसूस करेंगे। तो वे माफी का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते हैं। हाँ, ये माफी असल में ये कहने का एक तरीका है कि मुझे पता है कि मैं जगह घेर रहा हूँ, मेरी वजह से आपको असुविधा हो रही है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। ये सिर्फ जगह घेरने तक सीमित नहीं है ना? मुझे याद आता है कि कई बार लोग अपनी गंभीर तकलीफ या दर्द को भी कम करके आंकते हैं। बिल्कुल सही पहचान की आपने। मैंने देखा है, वे कहेंगे सॉरी, मैं अपनी परेशानी बताकर आपका समय बर्बाद कर रही हूँ। वैसे भी दुनिया में लोगों की परेशानियां मेरी परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इसे मनोविज्ञान में मिनिमाइजिंग वैल्यू या अपनी अहमियत को घटाना कहते हैं। ये इस आदत का एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। खतरनाक क्यों? क्योंकि जब इंसान बार बार अपने दर्द या अपनी जरूरतों को कम आंकता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे ये विश्वास करना छोड़ देता है कि उसकी जरूरतें इस लायक भी हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। तो उनकी खुद की नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। बिल्कुल। ऐसे में किसी दोस्त से छोटी सी मदद मांगना, ऑफिस की मीटिंग में अपनी कोई राय रखना या यहाँ तक कि किसी से ये कहना कि मुझे ये बात बुरी लगी, उन्हें घुसपैठ लगने लगता है। ये तो ऐसा हो गया कि हमने खुद ही अपने आप को अपनी ही जिंदगी में एक अनचाहा मेहमान मान लिया है। बहुत ही सटीक बात कही आपने, एक अनचाहा मेहमान, जिसे लगता है कि वो मेजबान पर हर पल बोझ बन रहा है और उसे हर सांस के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? कोई भी बच्चा इस सोच के साथ पैदा तो नहीं होता कि वो दुनिया पर एक बोझ है। तो फिर बोझ होने की भावना और अपनी जगह सिकोड़ने की ये आदत अचानक कहाँ से आ जाती है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। जन्म से कोई ऐसा नहीं होता। द साइकोलॉजी ऑफ क्रॉनिक अपोलोजाइजिंग इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सब हमारे बचपन के माहौल से आता है। बचपन के माहौल से? हाँ, और उन अनुभवों से आता है जिन्हें हम मनोविज्ञान में बचपन की स्क्रिप्ट्स कहते हैं। बचपन की स्क्रिप्ट्स मतलब वो माहौल जहां हम पले बड़े हैं। पर क्या इसके लिए बचपन में किसी बहुत बड़े आघात का होना जरूरी है? हमेशा किसी बड़े आघात या ट्रॉमा का होना जरूरी नहीं है। कई बार ये बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब वो चीजें जो आसानी से दिखाई नहीं देती? बिल्कुल। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहां उसके माता पिता का मिजाज बहुत जल्दी बदल जाता था, या घर में हमेशा एक अनकहा तनाव रहता था। जहां भावनात्मक समर्थन की कोई गारंटी नहीं थी। सही कहा। ऐसे माहौल में बच्चा बहुत जल्दी ये समझ जाता है कि सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है शांति बनाए रखना। तो बच्चा ये सीख लेता है कि अगर घर का माहौल बिगड़ रहा है तो उस तनाव को कम करने का सबसे तेज तरीका है खुद को जिम्मेदार मान लेना। हाँ,
और तुरंत माफी मांग लेना, भले ही उसकी कोई गलती ना हो। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में एक अलार्म सिस्टम होता है ना? बिल्कुल, जिसे हम अमेगडाला कहते हैं। बचपन में जब बच्चा इस तरह तनाव को शांत करता है तो उसका नर्वस सिस्टम इसे याद कर लेता है। तो दिमाग में एक कोडिंग हो जाती है। हाँ, एक न्यूरल पाथवे बन जाता है जो कहता है तनाव का मतलब है खतरा और माफी मांगने का मतलब है सुरक्षा। यानी दिमाग ने अपना एक परमानेंट सिस्टम बना लिया है। जी, और न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ये कोडिंग पक्की हो जाती है। अब सोचिए, जब वो बच्चा एक वयस्क बन जाता है और मान लीजिए वो अब एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में है, अपने अच्छे दोस्तों या जीवन साथी के साथ है। बिल्कुल, फिर भी उसका वो वयस्क दिमाग अभी भी उन्हीं पुरानी बचपन की खतरे की घंटियों पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। उसका अमेगडाला अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। ये मुझे एक बहुत ही आम सी स्थिति की याद दिलाता है, जिसे शायद कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। कैसी स्थिति? मान लीजिए हम किसी दोस्त या सहकर्मी को एक लंबा भावनाओं से भरा हुआ मैसेज भेजते हैं। हम पूरी तरह से खुद को व्यक्त करते हैं और कुछ मिनटों बाद सामने से रिप्लाई में सिर्फ एक छोटा सा शब्द आता है, ओके, बस ओके। और उस वक्त शारीरिक रूप से क्या होता है? शारीरिक रूप से पेट में एकदम से एक अजीब सी ऐंठन होती है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है, मैंने क्या गलत कह दिया, क्या वे मुझसे नाराज हैं, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और हम घबराहट में तुरंत एक और मैसेज टाइप करते हैं, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा मैसेज कर दिया, आप बिजी होंगे। ये उस डेंजर सिग्नल या खतरे की घंटी का एक बहुत ही सटीक और क्लासिक उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ एक आम घबराहट नहीं है। नहीं, एक इंसान जिसे बचपन में शांति बनाए रखने की आदत पड़ी हो, उसके लिए बातचीत में एक छोटा सा ठहराव या उस ओके जैसे छोटे टेक्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं होता। तो उनका नर्वस सिस्टम इसे कैसे देखता है? उनका नर्वस सिस्टम इसे सीधा एक जीवन या मृत्यु के खतरे के रूप में देखता है। दिमाग को लगता है कि वो खामोशी या वो छोटा सा ओके असल में सामने वाले के छुपे हुए गुस्से का संकेत है जो कभी भी फट सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सामने वाले की खामोशी का मतलब हमेशा ये होता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। अनिश्चितता उनके लिए एक बहुत डरावनी जगह है। सही कहा आपने। जब सामने वाले की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती तो उनका दिमाग उस खाली जगह को सबसे बुरे संभावित परिणाम से भर देता है। उन्हें लगता है कि वे अस्वीकार कर दिए जाएंगे, हाँ, या कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और उस काल्पनिक खतरे से बचने के लिए वे तुरंत माफी का अपना पुराना और आजमाया हुआ हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन के नजरिए से देखें तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। भयानक तो है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है कि हर छोटी बात, किसी का हमें देखकर ना मुस्कुराना, किसी ईमेल का देर से आना, किसी की सामान्य खामोशी, ये सब एक खतरा बन जाता है। तो इंसान का दिमाग इस निरंतर अनिश्चितता के साथ तालमेल कैसे बिठाता है? यहीं पर इंसान ओवरथिंकिंग का सहारा लेता है। जिन लोगों में लगातार माफी मांगने की आदत होती है, उन्हें अक्सर अनिश्चितता से निपटने के लिए हर चीज पर नियंत्रण महसूस करने की जरूरत होती है। तो वे हर चीज का विश्लेषण करने लगते हैं। बिल्कुल, जब उनके आसपास का माहौल स्पष्ट नहीं होता तो उनका दिमाग उस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए अतीत की घटनाओं को बार बार खंगालने लगता है, जो अक्सर रात को सोने से ठीक पहले होता है ना? हाँ, रात का समय इसके लिए सबसे आम है। जब दिन भर का शोर खत्म हो जाता है, इंसान बिस्तर पे लेटता है, तो अचानक उसका तेजी से दौड़ता हुआ दिमाग दिन भर की हर बातचीत को किसी फिल्म की तरह रीप्ले करने लगता है। और फिर सवाल शुरू होते हैं। हाँ, मैंने उस दोपहर की मीटिंग में वो सवाल क्यों पूछा? क्या उसे मेरी वो बात अजीब लगी? जब मैं वहां से निकली तो वे लोग क्या सोच रहे होंगे? ये दिमाग की कोशिश है उन सारी अजीब लगने वाली बातचीतों का कोई समाधान खोजने की। वो उस अनिश्चितता को किसी भी तरह से एक निश्चित निष्कर्ष में बदलना चाहता है, ताकि उसे शांति मिल सके। सही बात है। और जब दिमाग इस थका देने वाले ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाता है, तब माफी मांगना उसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय या शॉर्टकट बन जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे समझने की कोशिश करूं, हम कंप्यूटर में तब क्या करते हैं जब कोई प्रोग्राम अटक जाता है या हैंग हो जाता है? हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हैं ताकि सिस्टम रीबूट हो सके। तो क्या माफी मांगना हमारे दिमाग का कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन है? ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मतलब जब भी कोई सामाजिक बातचीत हमारे दिमाग में हैंग होने लगती है या जब ओवरथिंकिंग के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगती है, तो हम घबराहट में इस सॉरी वाले बटन को दबा देते हैं ताकि सामने वाला कुछ प्रतिक्रिया दे और सब कुछ रीसेट हो जाए। ये एनालॉजी स्थिति की जटिलता को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है।
ये बिल्कुल एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। तो हम बस एक रिएक्शन चाहते हैं। हाँ, जब इंसान सॉरी बोलता है तो वो असल में एक पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा होता है। वो चाहता है कि सामने वाला कहे, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो। और जैसे ही सामने वाला वो कहता है, हमारे दिमाग को वो निश्चितता मिल जाती है जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी। बिल्कुल, उस कोई बात नहीं को सुनते ही वो जो 2407 सिक्योरिटी गार्ड था, उसे लगता है कि ठीक है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो सब शांत हो जाता है। जी, एमिगडाला शांत हो जाता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर जाता है और उस इंसान को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। और तब जाके वो रात को शांति से सो पाता है। लेकिन ये तो एक अंतहीन चक्र है, क्योंकि अगले दिन वो गार्ड फिर से उठ जाएगा और नई गलतियां ढूंढने लगेगा। यह एक बहुत ही थका देने वाला चक्र है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या? समाज अक्सर ऐसे लोगों को कमजोर, डरपोक या कम आत्मविश्वास वाला मान लेता है, लेकिन हकीकत में वे लोग किसी भी तरह से असामाजिक या टूटे हुए नहीं हैं। तो वे बस पुरानी आदत के शिकार हैं। हाँ, उनका दिमाग सिर्फ एक बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहा है जो कभी बचपन में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कारगर थी। उनका दिमाग उनके खिलाफ नहीं है। वो तो बस उनकी मदद करना चाह रहा है। बिल्कुल, वो बस उस इंसान को अस्वीकृति और अकेलेपन से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। यानी दिमाग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, बस वो एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जिसे अब नए माहौल के हिसाब से अपडेट करने की सख्त जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक समय पर उनके लिए एक ढाल हुआ करती थी जिसने उन्हें मुश्किल हालात में बचाया। लेकिन अब वो ढाल भारी हो गई है। जी हैं, अब जब वे एक सुरक्षित माहौल में हैं, वह ढाल इतनी भारी हो गई है कि वे उसी के बोझ तले दबने लगे हैं। वो ढाल अब उनकी रक्षा नहीं कर रही, बल्कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोक रही है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में इन सभी मनोवैज्ञानिक स्रोतों और हमारी गहरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक बहुत स्पष्ट है। अगर कोई इस थका देने वाले लूप में फंसा हुआ है, तो इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम क्या होना चाहिए? बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है। सबसे पहला कदम ये महसूस करना है कि किसी को भी इस दुनिया में अपनी उपस्थिति, अपने अस्तित्व या अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अपने होने के लिए माफी मत मांगिए। बिल्कुल। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका दिमाग खतरे के इन झूठे संकेतों पर कैसे और क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो उन पुरानी स्क्रिप्ट्स को चुनौती दे सकता है। अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना ही खुद के लिए मजबूती से खड़े होने और अपनी जगह लेने की ओर पहला कदम है। ये बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला विचार है कि हमें अपने वजूद के लिए माफी नहीं मांगनी है। सही कहा। और आज के इस पूरी चर्चा से प्रेरित होकर एक और गहरा विचार मन में आ रहा है। ये बात शायद हमारे आज के स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं लिखी थी, लेकिन ये इस पूरी तस्वीर को एक नया आयाम देती है। मैं सुनना चाहूंगा। जरा सोचिए, हम उस 24/7 सिक्योरिटी गार्ड को शांत करने में, दूसरों की भावनाओं का पूर्वानुमान लगाने में और समय से पहले माफी मांगने में अपनी कितनी सारी मानसिक ऊर्जा और समय खर्च कर देते हैं। ये ऊर्जा बहुत विशाल होती है। बिल्कुल। तो अगर हम उस सारी मानसिक ऊर्जा को वहां से बचा लें और उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत सीमाओं यानी अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करने में करें, तो क्या होगा? ये तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन का नजरिया ही बदल सकता है। सोचिए, अगर हम उस ऊर्जा का उपयोग बिना किसी अपराध बोध के अपनी जरूरतें बताने में करें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, तो हमारे रिश्ते कितने अधिक प्रामाणिक और गहरे होंगे। वे बहुत असली होंगे क्योंकि उनमें डर नहीं होगा। हाँ, शायद तब हमें यह एहसास हो कि दुनिया असल में उतनी डरावनी और जजमेंटल नहीं है जितना हमारे उस पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म ने हमें यकीन दिला रखा था। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो अगली बार जब हमारे मुंह से बेवजह सॉरी निकलने वाला हो, तो हमें एक पल के रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में कोई गलती सुधार रहे हैं या हम सिर्फ उस टायर पर पैच लगा रहे हैं जो अभी तक पंक्चर ही नहीं हुआ है? एकदम सही सवाल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। इस विचार को अपने साथ रखिए और अपनी जगह लेने से कभी मत डरिए।